Greetings everyone, welcome to the channel. Today we are going to discuss a very important act, that is Payment of Wages Act 1936. It is very important for industrial law and labor laws segment. And in this particular thing, we need to understand that how Payment of Wages Act affects a particular industrial worker. So like we know that payment of wages is an important chapter in industrial laws and labor relations. So payment of wages for any particular worker is very important because it talks about a fundamental right which is equal pay for equal work. यानी कि महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर काम सेम कर रही है, सेम आवर्स पे कर रही है, तो उसको अभी पेमेंट जो है वो मिलेगा। इस तरह के अधिकारों के बारे में इस पर्टिकुलर एक्ट में बात की गई है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये लेजिस्लेशन क्यों इनैक्ट किया गया, डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का, स्कोप और कवरेज ऑफ दिस एक्ट, कुछ ऐसे प्रोविजंस जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस, और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इंस्पेक्टर्स और उनके पावर्स से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि वेज इंस्पेक्टर्स जो होते हैं किसी इंडस्ट्रियल और सेटअप में, उनके पास पावर क्या रहती है, किस तरीके से रिकवरी ऑफ अमाउंट करते हैं, एप्लीकेशंस कौन फाइल कर सकता है, अपील कौन फाइल कर सकता है, और पेमेंट ऑफ वेजेस इन केस ऑफ डेथ क्या होता है। ये सभी के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सभी टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, इनिशियल स्टेजेस में था, तो वर्कर्स को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता था, बिकॉज जो पैसा है, जो सैलरी है उनकी, वो समय पे नहीं मिलती थी। बेतुके डिडक्शन कर दिए जाते थे और बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती थी एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉयर्स पैसे नहीं देते थे, तो अल्टीमेटली डिले की वजह से, डिडक्शन की वजह से होता क्या था कि एक दिन की भी एब्सेंस है तो 2 दिन के पैसे काट दे रहे हैं, फाइन लगा रहे हैं छोटी मोटी गलतियों के लिए, सब कॉमन चीजें थी। तो एम्प्लॉयर्स जो थे इरेगुलरिटीज कमिट करते थे और एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट होता था। तो हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान 1931 में इंडियन लेबर्स ने काफी प्रोटेस्ट किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर का। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करी, कंडीशंस को देखा, और उस कमीशन ने पॉइंट आउट किया कि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड, ये वर्कर्स को काफी हद तक परेशान कर रही हैं। और मेन दिक्कतें क्या थी, पेमेंट का ना देना, कम पेमेंट देना, या गलत तरीके से अलग अलग समय पे पेमेंट देना, राइट। पेमेंट को कैश में ना दे के सामान के रूप में देना, राइट। अनजस्टिफाइड डिडक्शन करना, फाइन लगाना, ये सब एक्टिविटीज कॉमन थी। तो कमीशन को लगा कि हमें एक तरह की मशीनरी बनाना जरूरी है जहां पे हम वेज स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकें और ये बता सकें कि माल प्रैक्टिसेस को कैसे खत्म करना है। तो उसके रिकमेंडेशन में रॉयल कमीशन ऑफ जो वेजेस का जो रॉयल कमीशन है लेबर का 1931 का, उसके रिकमेंडेशंस पे ये एक्ट जो है ये 1936 में बनाई गई। इसको एनफोर्स किया गया 28 मार्च 1937 को, और इसको काफी बार अमेंड कर चुके हैं। लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1982 में हुआ था, जहां पे वेज लिमिट को 1000 से बढ़ा के 1600 रुपए कर दिया गया। अब इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है, तो दिस इज अ प्रोटेक्शन लॉ, मतलब कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है। पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर सर्टेन क्लास ऑफ वर्कर्स को बताता है कि उनका पेमेंट कैसे देना है, राइट। सो दैट अल्टीमेटली हर वर्कर के पास अपना जो अधिकार है, अधिकार का जो पैसा है, वो उसको उसकी ड्यू डेट पे मिल जाए, बिना किसी अनऑथराइज डिडक्शन के। स्कोप एंड कवरेज की बात करें तो ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू होता है, अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, एंड द एक्ट अप्लाइज टू द पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री and to person employed otherwise than in a factory upon any railway administration, very important। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के वर्कर्स और रेलवे में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर ये एक्ट लागू होता है, राइट। रेलवे की बात करें तो रेलवे में किसी भी तरीके से आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे कैसे भी आए हो, रेलवे एक्ट प्रशासन के साथ जुड़े हो, तो आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा। अल्टीमेट अथॉरिटी देखिए क्या है, कहता है द स्टेट गवर्नमेंट may after giving 3 months notice extend the provisions of the act to any class of the persons employed in any industrial establishment specified by central government or state government। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली पावर है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को बाकी इंडस्ट्रीज में भी लगाया जा सकता है। पर ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित या राज्य शासित जो अनुसंधान है, जो इंडस्ट्रीज है, जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें ये एक्ट तब लगेगा जब स्टेट गवर्नमेंट 3 महीने पहले नोटिस दे दे, राइट।
3 महीने का नोटिस देना इंपॉर्टेंट है, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स व्हिच इज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, the notification can be given by the central government. In some states, Act has been also extended to shops or establishments. दुकानों में काम करने वाले लोग जो हैं और किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी एक्ट लगता है, प्रोवाइडेड स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करे, राइट। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू पर्सन हुज वेजेस एक्सीड ₹1600 पर मंथ। 1600 रुपए से ज्यादा अगर आपको मिल रहा है, मासिक तनख्वाह 1600 से ज्यादा है, तो इस कानून के अधिकार आपके पास नहीं होंगे, राइट। इसको 1000 पहले था, अब 1600 कर दिया गया था 1982 में। The need for amending the act was felt as a large number of workers previously covered by the act got excluded with the upward revision of pay scales and increase in dearness and other allowances in the recent years. होता है कि महंगाई के साथ साथ क्योंकि सैलरी भी बढ़ती जा रही है, तो सैलरी बढ़ गई, 1000 से 1200 हो गई, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर राइट्स जो हैं इनके खत्म हो गए। ये पहला ऐसा एक्ट है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कम पैसा मिल रहा है तो आप प्रोटेक्टेड हो, ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, राइट। The present limit of rupees 1600 per month has become as the increase in length of wages. A very large number of workers do not get the benefit of this act. सबसे बड़ा लकूना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस एक्ट कानून का व्यवस्था जो यही है कि बहुत सारे वर्कर्स इसका फायदा जो है अपने काम में, अपने ऑफिसेज में नहीं उठा पाते, राइट। So further we have discussed this particular provision. Now we are going to also discuss that जो भी coal mines, plantations और कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, रोड, ब्रिजेस, वाटर से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार करा रही है, इनफैक्ट बिजली भी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी इसके अंदर आ जाता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो एम्प्लॉयड पर्सन की बात करें तो एम्प्लॉयड पर्सन वो है जो कि काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, राइट। उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पे, अगर एम्प्लॉयड पर्सन मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एम्प्लॉयड पर्सन की तरह आएगा। एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर काम देने वाला, या अगर एम्प्लॉयर मर चुका है तो उसके बिहाफ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मोस्ट फंडामेंटल डेफिनेशन, कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। तो इसमें देखिए कितनी कैटेगरीज हैं, अराउंड अराउंड इसमें आपको दिखाई देगा 9 कैटेगरीज हैं। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की 9 कैटेगरीज हैं। तो इसमें आपको मोटर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर हो चाहे गुड्स हो, राइट, हायर फॉर रिवॉर्ड, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, है ना, एम्प्लॉयड इन मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हो, डॉक, शिप से रिलेटेड चीजें, इनलैंड वेसल, माइन, क्वेरी, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, वर्कशॉप, या ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे चीजें बनाई जाती हैं, अडॉप्ट की जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं और उनको ट्रांसपोर्ट या सेल के लिए यूज किया जाता है। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट in which any work relating to construction, development, maintenance of building, roads, bridges, canals, in transmission and distribution of electricity or power, any other establishment or class of establishment which is under central or state government, right? इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो पहले 3 तो बहुत सिंपल है, पहले 3 है अपने एयर, रोड और सी। सी के बाद हम इनलैंड रिवर भी जोड़ दें तो अपने 4 इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट तो कवर हो जाते हैं। प्लस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जोड़ दें, सेंटर की और स्टेट की, प्लस कंस्ट्रक्शन, राइट, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, ये सब इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट कहलाता है। बहुत बड़ी डेफिनेशन बनती है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये 8 कैटेगरीज याद रखनी है। बात करें वेजेस की, तो वेज क्या होती है, सैलरी क्या होती है? तो वेजेस में हर तरह का रेम्यूनरेशन आता है। देखिए ये वर्ड रेम्यूनरेशन याद रखिएगा, एक वर्ड होता है रीन्यूमरेशन, राइट, जो कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, रीन्यूमरेशन वर्ड को समझते हैं, रीन्यूमरेशन नहीं है, रीमेन्युरेशन है, यानी REM पहले आएगा। तो रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, राइट, सैलरी को रेम्यूनरेशन कहते हैं। चाहे सैलरी के बेसिस हो, अलाउंस हो या अदरवाइज हो, जिसको कि पैसे के टर्म्स में दिया जाता है, राइट, या पैसे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से है
एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, और जो काम कर रहा है उसको मिलता है उसके काम के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट। उसको हम वेज कहते हैं। तो हम लोग यूजली वर्ड यूज करते हैं सैलरी। सैलरी नहीं होती है इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में। जो टर्म होता है वो होता है वेजेस। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जो टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेजेस। तो वेजेस की डेफिनेशन हमें याद रखना है कि आप चाहे रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो, आप अगर पैसे ले रहे हैं तो उसको वेज कहते हैं, राइट। तो डेफिनेशन जो वेज की है वो काफी वाइड है। इट इज ऑलरेडी वेरी वाइड विद दिस एक्सप्रेशन बिकॉज इट इंक्लूड्स एनी रेम्यूनरेशन, राइट। विद रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए आपने कहा कि आपकी ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम में आपको बोनस देती है कंपनी। तो क्या ये बोनस आपका वेज है? यस, ये बोनस भी आपके सैलरी का पार्ट है, आपके वेज के अंदर इंक्लूड होगा, राइट। मान लीजिए कोर्ट ने आदेश दिया है कंपनी को कि एम्प्लॉयर को पैसा दो, तो वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है वो भी वेज के अंदर आता है। किसी भी तरह का एडिशनल रेम्यूनरेशन दिया जाए टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, जिसको हम बोनस या किसी भी अन्य अतिरिक्त नाम से बुलाएं, वो भी वेज के अंदर आता है। कोई भी ऐसा रेम्यूनरेशन, राइट, जो कि पर्सन ओवर टाइम, हॉलीडे में काम करने पे या लीव पीरियड पे काम करने के लिए एंटाइटल्ड है, उसको भी हम वेज कंसीडर करेंगे। किसी भी तरीके का अतिरिक्त सम, राइट, जो कि एम्प्लॉयमेंट के खत्म होने पे कंपनी ने कहा था कि तुमको देंगे, राइट। कंपनी अंडर लॉ लायबल है आपको देने के लिए। कंपनी अंडर कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी इंस्ट्रूमेंट जहां पे पेमेंट की बात होती है बिना डिडक्शन के या डिडक्शन के साथ, और उसमें किसी तरह का टाइम नहीं किया है कि पेमेंट कब तक करेंगे, वो भी वेज के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि एक चीज इंपॉर्टेंट है कि समय का होना ना होना डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस। जैसे कि आपको कहा जाए कि आपके एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना है, और उस 1 महीने की सैलरी हम आपको नोटिस पीरियड सर्व होने के 3 महीने बाद देंगे। तो क्या ये जो 3 महीने के बाद पेमेंट आएगा, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? ये हमारा पैसा काम का आया, हमारा बोनस आया, क्या आया? तो हम सिंपली इसको भी वेज कंसीडर करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। एनी सम टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज एंटाइटल्ड अंडर एनी अदर स्कीम। कोई सरकारी योजना के तहत अगर आपको पैसा मिल रहा है, किसी कानून के तहत आपको पैसा मिल रहा है, जैसे कि आजकल एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड होता है, ईपीएफ, राइट। ईपीएफ कटता है, आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, तो वो सब के अंदर जो बेनिफिट मिल रहा है आपको, उसको भी हम वेज ही कंसीडर करते हैं, प्रोवाइडेड वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। बोनस की बात करें तो बोनस को भी फॉर्मलाइज करने के लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 बना दिया गया, जिसमें कि रेंटमेंट कंपेंसेशन और इन सब के बारे में बात की गई। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में भी बता दिया गया कि टर्मिनेशन के बेसिस पर पैसे कैसे डिसाइड करने हैं। ग्रेचुटी का जो अमाउंट है वो भी इस एक्ट के अंदर कवर्ड होता है। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, वेजेस में क्या क्या चीजें नहीं आती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखो घुमाने वाले एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं कि वेजेस के अंदर क्या क्या चीजें नहीं आती, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है bonus declared voluntarily on the basis of profits, bonus under any scheme, profit sharing or otherwise, which does not form part of remuneration payable under the terms of employment, which is not payable under any award or settlement। सिंपल सी बात है भाई, पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं ए और बी, है ना। इन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश कर रखा है, उस बिजनेस में 100 लोग, 100 वर्कर्स हैं। तो ये जो 100 वर्कर्स को पैसा मिल रहा है वो वेजेस आएगा। मान लो ए ने और बी ने कह रखा है कि अगर हम कुछ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसका 10% हमारे वर्कर्स में बढ़ जाएगा, फिर 10% जो प्रॉफिट शेयर हो रहा है 100 वर्कर्स में, ये भी वेजेस होगा। लेकिन मान लो पूरे साल भर में इन्होंने 100 करोड़ रुपए कमाए और 100 करोड़ ए और बी ने आपस में बांट लिए, 50-50 करोड़। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स हैं। तो ये वेजेस का पार्ट नहीं होता है। यानी जो कुछ भी वर्कर को मिलता है वो वेजेस का पार्ट होता है। तो मालिकों के बीच में आपस में शेयर हो जाए पार्टनरशिप में या प्रॉफिट में, वो वेज के अंदर नहीं आता, ठीक। दूसरा, वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट, मेडिकल अटेंडेंस, अदर एम्यूनिटी और एनी सर्विस excluded from the computation of wages by general or specific order of the state government। राज्य सरकार ने अगर आदेश दिया है कि किसी भी तरह का पेमेंट इसमें नहीं आएगा, जैसे हाउस एकोमोडेशन का, पानी सप्लाई का, बिजली का, मेडिकल का, तो उन सबको हम कंसीडर नहीं करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कहा।
कोई भी एम्प्लॉयर किसी तरह का कंट्रीब्यूशन पेंशन और प्रोविडेंट फंड के पॉइंट से दे रहा है तो वो वेजेस में नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना है। पेंशन प्रोविडेंट फंड आपका अधिकार है, उसके रेस्पेक्ट में अगर कंपनी होता है ना, कंपनी कहती है 20 रुपए हम पे कर रहे हैं आपकी सैलरी का और 20 रुपए आप पे करिए, तो 40 रुपए जो है वो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में। तो ये चीज जो इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोविडेंट फंड इज नॉट कवर्ड अंडर वेजेस। कोई ट्रैवलिंग अलाउंस है, कोई ट्रैवलिंग कंसेशन है, वो भी आपका वेज नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस टीएस जो है वो आपका वेज के अंदर, आपकी सैलरी के अंदर नहीं आता है, राइट। तो ट्रैवलिंग अलाउंस का आप कंपनी को नहीं कह सकते कि नहीं इतना ट्रैवल तो मेरे को देना है। ट्रैवलिंग अलाउंस कंपनी का अपना अधिकार है कि वो किस तरीके से आपको पे करेगा, आपके ऊपर उसका कोई राइट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर रेंटल आपको मिल रहा है, आप कहीं पे डियरनेस अलाउंस, आप कहीं रह रहे हैं जाके, राइट, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि डियरनेस अलाउंस देना पड़ेगा हमारे राज्य के अंदर, वो वेजेस का पार्ट होगा, अदरवाइज वो वेजेस का पार्ट नहीं होगा, राइट। एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू defray स्पेशल एक्सपेंसेस बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, वो भी नहीं होगा। एनी ग्रेचुटी पेबल टू द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो भी वेजेस के अंदर नहीं आएगा। हाउस रेंट और वेजेस या हाउस रेंट वेजेस होती हैं, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में। अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो पेमेंट कंपलसरी है तो वो वेज है, अगर पेमेंट कंपलसरी नहीं है तो वो वेज नहीं है, राइट। द टर्म वेजेस मीन्स वेजेस अर्नड एंड नॉट पोटेंशियल वेजेस। तो वेजेस टर्म है, इसका मतलब ये है जो कमाते हो आप उसको वेज बोला जाता है। जितना कमा सकते हो, जितना एलिजिबल हो, वो वेज आपकी नहीं होती है। नो अदर मीनिंग कैन बी असाइन्ड टू द टर्म वेजेस दैन इज मेंशन्ड इन द अबव प्रोविजन। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जॉस्टिव है और काफी डिफिकल्ट भी होता है बिकॉज वी टेंड टू फॉरगेट। तो पहले तो ये इंक्लूड करेंगे 8 कैटेगरीज जो वेजेस होती हैं, उसके बाद बाकी 9 कैटेगरीज, इसमें 8 कैटेगरीज हैं क्या वेजेस नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस किसकी है, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज अल्टीमेटली अब यहाँ पे वर्कर राइट्स के बारे में बात होगी। सो धीरे धीरे हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को कवर करेंगे और कोशिश कर रहे हैं हम कि कम से कम समय में, शॉर्ट से शॉर्ट समय में आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दें, राइट। तो अगला जो टॉपिक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड है। किसकी जिम्मेदारी है वेजेस को पे करने की, है ना। तो एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे वेजेस टू पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम, बट इन द केस ऑफ persons employed otherwise than by a contractor in factories, industrial establishments and railways, following persons shall be responsible for payment of wages। पहली लाइन तो कह दे रही है कि जो भी काम करवा रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा देने की। लेकिन अगर आप इन 3 कैटेगरीज में आ रहे हैं, कैसे, आप अगर फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में और रेलवेज में अगर काम कर रहे हैं और आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं किसी और तरीके से है, पार्ट टाइम है, जो भी तरीका है, तो इनकी जिम्मेदारी होगी। अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री का मैनेजर आपको पैसा देगा। इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के बिहाफ पे सुपरविजन और कंट्रोल की जिम्मेदारी जिसके पास है वो लायबल होगा आपको पे करने के लिए। और बात करें रेलवेज की, रेलवेज में, राइट, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसको भी ऑथराइज कर रखा है उस लोकल एरिया से, सेक्शन 3 में दिया हुआ है, वो पर्सन लायबल होगा आपको पे करने के लिए। पेमेंट के रूल की बात करें तो रूल्स ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये भी। रूल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस से भी लगातार फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। देखिए ईपीएफओ एग्जाम जो है आपका, ईपीएफओ एग्जाम ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो क्वेश्चंस बड़े डायरेक्ट नहीं होते, क्वेश्चंस कभी कभी इम्प्लाइड नॉलेज पे भी होते हैं। इम्प्लाइड नॉलेज समझते हैं क्या होता है? इम्प्लाइड नॉलेज ये होता है कि आपको हो सकता है प्रिंसिपल सिचुएशन को समझ के आपको स्टेटमेंट एलिमिनेट करना पड़े, है ना। तो इम्प्लाइड नॉलेज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए जो नियम है पेमेंट के वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेजेस में। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की बात करें तो रूल्स में सबसे पहले ये है कि वेज पीरियड का फिक्स होना जरूरी है, राइट। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 3 शैल बी फिक्स पीरियड, जिसको वेज पीरियड कहा जाता है,
और वेज पीरियड 1 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुके हैं, है ना, कि वेज पीरियड कितने ज्यादा दिन का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है। कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। पेमेंट ऑफ वेजेस का टाइम क्या है, राइट। तो टाइम की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं, इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, रेलवे, डेली रेटेड वर्कर्स 1000 से कम है, तो वेजेस जो है 7वें दिन की एक्सपायरी के पहले दे दी जानी चाहिए। वेजेस मस्ट बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड। यानी अगर वेज पीरियड मान लो 1 तारीख से 30 तारीख तक महीने की है, राइट, लेट्स से अप्रैल मंथ में, राइट, तो मई के 7 तारीख के पहले पहले तक आपका पेमेंट आ जाना चाहिए। कब, अगर आपकी इंडस्ट्री में 1000 से कम लोग काम करते हैं तो। हम रूल नंबर 1। दूसरा, इन अदर केसेस वेजेस मस्ट बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे। अगर आपके पास 1000+ से ज्यादा वर्कर हैं तो 10 मई तक आप पैसा दे सकते हो। In case of persons employed on dock, mine, wharf, jetty, right? Balance of wages found due on completion of the final tonnage account of the ship, wagons loaded or unloaded, shall be paid before the expiry of the 7th day after completion. तो अगर आप मान लीजिए माल उतारने का काम करते हैं, ये सब करते हैं, तो 7 तारीख के पहले आपको आ जाना चाहिए। Where the employment of any person is terminated by on behalf of employer, wages earned by him shall be paid before the expiry of the second working day from the day on which the employment is terminated. मान लीजिए 12 तारीख को, 12 मई को मान लीजिए कोई नौकरी छोड़ रहा है, राइट, where the employment of any person is terminated by or on behalf of the employer, निकाला जा रहा है अगर काम से, छोड़ नहीं रहा है, एम्प्लॉयर उसको टर्मिनेट कर रहा है, तो उसकी जो पेमेंट है वो कब हो जानी चाहिए, एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड वर्किंग डे फ्रॉम द डे ऑन विच द एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। तो 12 मई को अगर निकाला तो 14 मई तक उसका पेमेंट आपको दे देना है और उसको जॉब से निकाल देना है। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन इस वजह से हुआ कि आपका एग्जाम सॉरी आपका स्टैब्लिशमेंट, आपकी संस्था जो है वो बंद हो गई, इंस्टीट्यूशन बंद हो गया किसी भी कारण की वजह से, राइट, और आपकी हॉलीडेज भी हैं उसमें सब कुछ है, तो वेजेस आपको सेकेंड वर्किंग डे फ्रॉम द डे ऑन विच द एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग टर्मिनेटेड दी जाएगी। यानी कि अगर 12 मई को संस्था बंद कर रहे हैं तो 14 मई तक सभी की पेमेंट क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। इसके संदर्भ में राज्य सरकार के पास ये पूरी ताकत है ये कि इसकी पुष्टि करे अपने इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में कि ऐसा फॉलो हो रहा हो, और समय समय पे जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाल के किसी पर्सन को एग्जेम्प्ट भी कर सकता है विथ रेस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ वेजेस और अबव ऑपरेशन केसेस। यानी कि ये जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 4 के अंदर, ये तब उस व्यक्ति को नहीं लगेंगे अगर राज्य सरकार ने उसको ये परमिशन दे रखी है, उसको एग्जेम्पशन दे रखा है। All payment of wages shall be made on a working day, not on a holiday. This is section 5 and it is most important. Repeated होता है, right? पेमेंट का मीडियम कैसा होना चाहिए, वेजेस कैसे दी जाएंगी, तो जो वेजेस हैं आपको करंट कॉइन या करेंसी नोट्स में दे सकते हो या दोनों में दे सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ नोट में पैसा देना नहीं, सिक्कों में भी पैसा दिया जा सकता है, right? All wages shall be paid in current coin or currency notes or both. Employer may, after obtaining written permission of the employed person, pay him wages either by check or by crediting the wages in the bank account, section 6। देखिए कह रहे हैं कि सारे पैसे जो हैं करेंसी नोट्स और कॉइन में देने पड़ेंगे, लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर चाहता है कि वो डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट दे या चेक से पेमेंट दे, तो एम्प्लॉय की परमिशन होना भी जरूरी है। परमिशन नहीं कह सकते, एम्प्लॉय की कंसेंट होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6, राइट। तो सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 6 तक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर किया है। ये हमारा लेक्चर 1 है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का। आप तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ईपीएफओ एग्जाम के ऊपर सिलेबस देख रहे हैं और कोर्स कंटेंट ढूंढ रहे हैं। हम इंडस्ट्रियल लॉज और लेबर रिलेशंस और सोशल सिक्योरिटी आपको पढ़ाने वाले हैं। मेरा नाम है एडवोकेट हर्षवर्धन त्रिपाठी and I am going to cover the entire payment of wages act 1936 on this YouTube channel for free of cost. So stay tuned to the channel. I'll see you guys in the second part of this particular lecture.